हेलो डियर्स, मैं प्रदीप सिंह आप सबका इंजीनियर्स कॉर्नर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे, जिसमें हमने क्या क्या सीखा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, प्योर बेंडिंग, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ बेंडिंग के एजम्पशंस क्या होते हैं, फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिराइव उसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसका देखा कि एमओआर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद देखा सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था आपको, जिसने अभी तक ये ना देखा हो, देखो आज का लेक्चर देखने से पहले आपको वो दोनों लेक्चर देखे होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये एकदम समझ लो मैंडेटरी है कि आपको इस लेक्चर को देखने से पहले वो दोनों कवर होने चाहिए थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक एक बात आपको अच्छे से उसमें सुननी चाहिए और नोट करनी चाहिए, तभी आपको इस लेक्चर में मजा आएगा और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और ऐसा देखो डिफरेंट कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका नहीं बने, किसी भी आप जेई के लिए जाते हो, एई के लिए जाते हो, तो बेंडिंग स्ट्रेस में जितना पढ़ाया है उतने में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत और बचा है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मुझे पता है कब क्या कवर करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सिलेबस चल रहा है। तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस पिछले लेक्चरों में हमने कवर किया था, शियर, एसएफडी और बीएमडी, उसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन कवर किए, हर तरह का लोड कवर किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आज उसका 3rd लेक्चर है, और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बेंडिंग स्ट्रेस का 1st और 2nd लेक्चर दोनों दिखे होने चाहिए, तभी बेटा आपको मजा आएगा, समझ में आएंगी बातें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया था सर, क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रॉब्लम क्या थी, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ 2 सेक्शन। अब जैसे अभी आपको सेक्शन में कंपेयर करवाएगा बेंडिंग स्ट्रेस का, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ वगैरह का, या सिंपल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा होगी, किस सेक्शन की। तो आप समझ जाना को मटेरियल आपको क्या करना है, सेम रखना है, क्योंकि जब सेक्शन अलग अलग देगा तो मटेरियल के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो सेम है, नहीं तो आपको कहता कि ये मटेरियल है, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इस मटेरियल की परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस से कितनी है सर, 2 गुनी है। तो अगर जो चीज आपको दे रहा है, ठीक है, नहीं कह रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसको हम क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस देखो नेक्स्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2, अब हम कंपेयर करते हैं सर कि किसका बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कहने का मतलब कौन किस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सर बेंडिंग स्ट्रेंथ भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो अब MOR1, पहले हम सेक्शन 1 की देखते हैं। सेक्शन 1 का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेंथ का मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मैं सेक्शन 1 का MOR1 निकालूंगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको मान लो मैंने डिनोट कर दिया M1 से, तो क्या होगा सर, सिग्मा परमिसिबल इनटू उस सेक्शन का क्या होगा सर, सेक्शन मॉडुलस, सिग्मा परमिसिबल इनटू सेक्शन मॉडुलस। वी नो दैट, ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसकी एक ये परमिसिबल वैल्यू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस फिक्स रहेगी, तो सिग्मा परमिसिबल, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये मटेरियल है उसकी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है सर, सिग्मा परमिसिबल। सेक्शन मॉडुलस आपको स्क्वायर सेक्शन है सर, और ये स्क्वायर सेक्शन है, तो इसका सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, स्क्वायर सेक्शन है, सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा सर इसका, a⁴ डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई a/2, मतलब INA डिवाइड बाई मैक्स। तो हम ये कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि इसका INA कितना होता है सर, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ये देखो सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो न्यूट्रल एक्सिस से पास होने वाली ये जो एक्सिस हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, इसकी न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होने वाली एक्सिस क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस। और इसके अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर, a⁴ डिवाइड बाई 12, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया INA डिवाइड बाई Z क्या होता है सर, Z होता है INA डिवाइड बाई मैक्स। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सर। मूवमेंट न्यूट्रल एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस। तो यहाँ देखो सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो ये भी a/2 होगी, ये भी a/2 होगी, चाहे टॉप फाइबर की ले लो चाहे बॉटम फाइबर की। तो इसका मान हो गया a⁴ डिवाइड बाई 12, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, a/2। मैं इसको अगर कट करूंगा तो ये इससे Q बचेगा और इससे 6 बचेगा। तो यहाँ जो M1 की वैल्यू होगी, M1 की वैल्यू क्या बचेगी सर, सिग्मा परमिसिबल इनटू क्या हो जाएगा, AQ डिवाइड बाई 6।
ठीक है, कहने का मतलब जेड पे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे M1 किस पे डिपेंड कर रहा है सर, जेड पे। ठीक है, दूसरा देखो, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो मटेरियल सेम है तो सिग्मा परमिसिबल दोनों में सेम रहेगा सर। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 का जब MOR निकालेंगे, तो अगर मटेरियल मान लो इसको मैं M2 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, तो MOR निकालेंगे तो क्या होगा सर, वही सेम सिग्मा परमिसिबल, क्योंकि मटेरियल सेम है तो दोनों के लिए सिग्मा परमिसिबल का मान सेम रहेगा सर। इनटू क्या होगा, Z2। हमें पता है जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, INA डिवाइड बाय बाईमैक्स। और कल हमने इस डायमंड सेक्शन का हमने कैलकुलेट किया है कि इसका ये जो देखो स्क्वायर सेक्शन को जब ऐसे रख दिया जाए कि उसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या बन जाए सर, ठीक है, उसकी डायगोनल एक्सिस क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। कंपेयर किस किस में करना है, एक स्क्वायर सेक्शन है जो उसके बेस को हॉरिजॉन्टल बनाया गया है, दूसरा स्क्वायर सेक्शन है उसमें उसके डायगोनल को इस तरीके से रखा गया है कि उसका डायगोनल क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए सर। इन दोनों में कंपेयर करना है कि किसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हमने पहला सेक्शन के MOR निकाला, ये आ गया सिग्मा परमिशन इनटू AQ डिवाइड बाय 6। दूसरे सेक्शन का MOR निकालेंगे तो सिग्मा परमिशन इनटू उसकी सेक्शन मॉडुलस। ये कल हमने देखा है MOR, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है सर, अभी अब ऊपर भी लिखा हुआ है INA डिवाइड बाय बाईमैक्स। इस केस में आप देख पा रहे होगे सर कि इसका जो INA होता है इस वाले सेक्शन का, ठीक है, जब इसका स्क्वायर सेक्शन हो और उसके डायगोनल को हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है सर, उसी के बराबर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, A⁴ डिवाइड बाय 12। लेकिन इसका जो बाईमैक्स होता है, बाईमैक्स होता है सर इसके डायगोनल का आधा, ये और डायगोनल का आधा वैल्यू क्या निकल के आती है, क्योंकि डायगोनल क्या होगा, A√2, ये भी A√2, उसका आधा क्या हो जाएगा, A√2 डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब A/√2। तो A/√2 को इसमें जब भाग दिया जाता है तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना निकल के आता है सर, ठीक है, देख लेते हैं वैल्यू कितनी निकल के आती है, AQ डिवाइड बाय 6√2 निकल के आती है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा परमिसिबल इनटू क्या हो जाएगा, AQ डिवाइड बाय 6√2। कंपेयर करते हैं। अब आप देख पा रहे होगे सर कि M1 और M2 का अगर मैं रेशियो लेता हूं, ठीक है, जैसे ये देखना है कि किसका ज्यादा है, तो M1 डिवाइड बाय M2 सिंपल क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा परमिसिबल कट जाएगा, Z1 बट्टे Z2 का मान कितना हो जाएगा, AQ डिवाइड बाय 6। ये देखो AQ डिवाइड बाय 6, सिग्मा परमिसिबल कट गया सर, मटेरियल सेम है, ठीक है, AQ डिवाइड बाय 6 और ये क्या हो जाएगा, AQ डिवाइड बाय 6√2, AQ डिवाइड बाय 6√2। क्या होगा यहाँ पे देखो, AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा सर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, √2 ऊपर पहुंच जाएगा। यहां से क्या समझ में आया कि M1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ M2, मतलब सेकंड सेक्शन की जो भी बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेंथ उसके √2 टाइम्स होगी सर। √2 टाइम्स का मतलब क्या है सर कि उसके कितने, देखो अगर √2 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 1.414 मतलब 41%। दूसरे सेक्शन से पहले सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेंथ सर 41% ज्यादा है। तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो भी आप दे सकते हो, MOR का कभी रेशियो पूछेगा तो M1/M2 कितना होता है, √2। कहे कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो सर ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेक्शन, ये होगा बेंडिंग में स्ट्रॉन्ग सेक्शन सर, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो किसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आती है, पहले वाले सेक्शन की। स्क्वायर सेक्शन को अगर उसके बेस को हॉरिजॉन्टल बना के रखा जाए तो वो उस सेक्शन के उसी स्क्वायर सेक्शन को अगर ऐसा रखा जाए कि उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाए, उस दूसरे पोजीशन के रिस्पेक्ट में पहले पोजीशन की बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या निकल के आती है, ज्यादा निकल के आती है। कितनी निकल के आती है, दूसरे के √2 टाइम्स, या मैं कह सकता हूं 41.41% निकल के आती है, ठीक है, ज्यादा। दूसरे सेक्शन से पहले वाले सेक्शन की कितनी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है सर, 41.41%, ठीक है। तो आप देखो कुछ नहीं किया है सर, हमने MOR दोनों का निकाला, MOR का रेशियो ले लिया। अब देखो हमारे यहाँ पे हमारे सामने प्रूव हो गया M1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ M2, मतलब M2 की जो भी वैल्यू होगी उसके √2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके M1 की वैल्यू निकल के आएगी। कहने का मतलब स्क्वायर सेक्शन हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा बेंडिंग स्ट्रेंथ के केस में। उसी स्क्वायर सेक्शन को ऐसे रख दोगे तो कम बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट कर पाएगा, इसका ये मतलब है फाइनली, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा। अगर आप बीम बनाते तो कभी भी उसको घुमा के नहीं रखना है बेटा, स्क्वायर सेक्शन को क्या करना है सर, इस तरीके से उसको रखना है, ठीक है। किस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है। स्क्वायर सेक्शन है तो जिस तरीके से उसका बेस हॉरिजॉन्टल बना के रखना है, ठीक है, तभी उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है।
तो इसको पॉज करो और अच्छी बात आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ये आप आंसर पा रहे होगे। अगर आप इतने यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको नोट करो सर, पॉज करो, नोट करो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पुट करो। ठीक है, तो आपने इसको पॉज कर लिया होगा सर और इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस तरीके के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन ही आते हैं। फ्लेक्सर फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा बेंडिंग स्ट्रेस में सर, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पूछेगा, कहां मैक्सिमम होती है कहां मिनिमम होती है सर। तो हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस पे 0, एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद एमओआर पूछेगा, एमओआर किस पे डिपेंड करता है, सेक्शन मॉडुलस पे सर। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस अगर सेक्शन उसका ज्यादा होगा, सेम मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन सेक्शन मॉडुलस हमें क्या करना रहता है, ज्यादा करना रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा गर्डर आई सेक्शन जनरली यूज होता है। गर्डर की चर्चा करेंगे, मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस दोनों पढ़ा दूंगा, तो कंबाइंड स्ट्रेस चैप्टर में गर्डर की चर्चा करेंगे आई सेक्शन की, क्यों वो इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट है हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर, ध्यान से सुनना, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन, 2 सेक्शन है, ऑफ स्क्वायर सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन। एक स्क्वायर सेक्शन है, एक क्या है सर, सर्कुलर सेक्शन है। हैविंग, और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जानकारी, हैविंग, ठीक है, हैविंग डायामीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर सेक्शन, साइड ऑफ स्क्वायर सेक्शन। मतलब कोई स्क्वायर सेक्शन है, अब जब भी केवल स्क्वायर कह रहा है इसका मतलब उसको कैसे रखा जा रहा है सर, जैसे रखना चाहिए स्क्वायर को, सिंपल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उसके बेस को हॉरिजॉन्टली। एक ये स्क्वायर सेक्शन है सर, ठीक है, और एक क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। एक स्क्वायर सेक्शन है और एक सर्कुलर सेक्शन है। स्क्वायर सेक्शन का जो भी डायामीटर है, सॉरी सर्कुलर सेक्शन का जो डायामीटर है वो स्क्वायर सेक्शन की साइड के बराबर है। सर्कुलर सेक्शन का जो डायामीटर है वो स्क्वायर सेक्शन की साइड के बराबर है। ठीक है, ये स्क्वायर सेक्शन है, इसकी साइड ये होगी और इसका जो डायामीटर है, ठीक है, ये इस साइड के क्या है सर, बराबर है। इसका डायमीटर a और इस स्क्वायर सेक्शन की साइड a दोनों क्या है, बराबर है सर। कहने का मतलब अगर मैं इसका डायमीटर d मानूं तो d का मान भी कितने के बराबर है, सर्कुलर सेक्शन के डाया के इस साइड के, सॉरी सर्कुलर सेक्शन का डाया किसके बराबर है, स्क्वायर सेक्शन की साइड के बराबर। अब आपको ये बताना है कि किसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखो कुछ नहीं कहा गया मटेरियल के बाद, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन सर्कुलर सेक्शन हैविंग डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर सेक्शन। एक सर्कुलर सेक्शन है, एक स्क्वायर सेक्शन है, इसकी डायमीटर इसकी साइड के बराबर है, तो इन दोनों की बेंडिंग स्ट्रेंथ में क्या करो, कंपेयर करो। ये आपका क्वेश्चन है सर, इन दोनों की बेंडिंग स्ट्रेंथ में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। ये है आपका क्वेश्चन सर। तो यहाँ आप मैंने डायग्राम भी बना दिया है सर। ये सेक्शन 1 मान लोगे, ये सेक्शन क्या है, कुछ भी
आप कुछ भी स्क्वायर और सर्कुलर भी यहाँ तो अलग अलग है, सेक्शन 1 और ये क्या हो गया सेक्शन 2। इनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है और ये बताना है, जैसे अब पूछ लेगा इन विच वन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि स्क्वायर सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा इस केस में, सर्कुलर सेक्शन बी ऑप्शन सर्कुलर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सी ऑप्शन बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज या वी कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मतलब मटेरियल क्या है, दोनों का सेम है सर, जिस मटेरियल से ये मिलके बना उसी मटेरियल से ये मिलके बना है, हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो एक आपको ऐसा ही बेटा क्वेश्चन कराया है, इसलिए आप क्या करोगे, पहले इसको पॉज करो और 2 से 3 मिनट पहले इसको सॉल्व करो, 3 से 4 मिनट आपका टाइम रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए फिर वीडियो को प्ले करना। तो पहले इसको पॉज करो और ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट करो, नोट बाद में करना, पहले इसको बस सॉल्व करो। पहले मैंने बताया कि देखो जब भी आप पढ़ोगे, पहले लेक्चर से बोला हूं, पढ़ोगे नोटबुक, ठीक है, रफ कॉपी, पेन और कैलकुलेटर, ये 4 चीज आपके पास रहनी चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि रामायण की तरह इसको देखो, मोबाइल आगे चला दिया, खाना खा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, भाई खाना खा रहा है, क्या है लेक्चर ले रहे हैं मम्मी, ठीक है। तो उस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाना है किसी को, नहीं तो क्या होगा बेटा एक दिन आप अभी, ठीक है, नहीं तो समय फिर आपको बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि समय किसी को छोड़ता नहीं है सर। आप जैसा इसको यूटिलाइज करोगे ये आगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए इसको पहले पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, यू हैव पॉइंट इट एंड, ठीक है, एंड सॉल्व इट। आपने इसको पॉज किया होगा और क्या बेटा आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इधर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। देखो इसका डायमीटर इसकी साइड बराबर है, तो हमें अगर बेंडिंग स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या है, दोनों का क्या निकालना है सर, एमओआर निकालना है। अब दोनों का एमओआर निकालना है, ठीक है, तो एमओआर कैसे निकलेगा सर, एमओआर कैसे निकलेगा, ठीक है। एमओआर हम जानते हैं कि मटेरियल अगर सेम कह रहा है और वी नो दैट एमओआर इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल इनटू जेड सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो दोनों का बस सेक्शन मॉडुलस निकाल लो सर। कब, जब इस कंडीशन में, जब ये क्वेश्चन में जो बोल दिया उसके हिसाब से दोनों का सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। जब देखो इसका सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, अगर इसकी साइड हमने ए मानी है, एज्यूम किए हैं सर ये दोनों, ठीक है, अगर इसकी साइड ए मान लिया तो इसका क्वेश्चन के अनुसार इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, इसी ए के बराबर। तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा सर इसका, फर्स्ट सेक्शन का, क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, क्या हो जाएगा ए क्यू डिवाइड बाई 6। इसका कितना हो जाएगा सर सेकंड मॉडुलस का, सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस। अब क्या होता है वैसे फॉर्मूला इसका डाया के टर्म में सर, पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32, लेकिन यहाँ पे ए की डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा सर, ए क्यू, तो पाई बाई 32 इंटू ए क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेक्शन मॉडुलस। क्योंकि हम जानते हैं सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस क्या होता है सर, पाई डी क्यू डिवाइड बाई 36, सॉरी पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32। तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा सर, पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32, डी here d is replaced by a because a is the diameter of the circle, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, MOR सेम वही, अगर हम M1 माने पहले का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सर और M2 क्या माने दूसरे का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंपेयर करना है, मतलब रेशियो ले लो, अपने आप प्रूव हो जाएगा सर। ये हो गया दूसरे का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया पहले का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया पहले का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M1 और ये दूसरे का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा M2। आगे चलते हैं, M1 हम जानते हैं क्या हो जाएगा सिग्मा परमिसिबल इनटू Z1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा परमिसिबल इनटू Z2। वी नो दैट मटेरियल इज सेम, ठीक है, मटेरियल इस केस में दोनों सेक्शन का सेम है, इसलिए सिग्मा परमिसिबल ऑफ 1 एंड सिग्मा परमिसिबल ऑफ 2 बोथ विल बी सेम, देन दे विल बी कैंसिल आउट। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको कैंसिल कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां से क्या हो जाएगा M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल्स टू Z1 डिवाइड बाई Z2 और वी कैन से दैट Z1 और Z2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा सर M1 डिवाइड बाई M2,
क्या हो जाएगा सर, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू AQ डिवाइड बाई 6 और Z2 की वैल्यू कितनी है सर, पाई बाई 32, ठीक है, AQ से AQ कट जाएगा सर, आप यहाँ देख पा रहे होगे 32 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे m1 डिवाइड बाई m2 अगर मैं करता हूं तो 32 डिवाइड बाई 6 पाई, AQ से AQ कैंसिल। और हम कह सकते हैं 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा, 16 डिवाइड बाई 3 पाई। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व भी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14, अगर 4 भी ले लेते हो, ठीक है, 4 होती नहीं है, 3.14 मतलब 3.14 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो समथिंग आएगा 9.45 समथिंग, ठीक है। तो 9.45 ऊपर क्या है 16, हमें ये जाहिर सी पता ही है, हमें पता चल रहा है यहीं से कि 16 डिवाइड बाई 3 पाई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और 1 से ज्यादा आएगी तो m1 बट्टे m2 का रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। यहां से हमें पता चल रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, लेकिन देखो कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं डिवाइड करता हूं इसको 16 डिवाइड बाई 3 पाई, तो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो कई बार आंसर आपको 16 डिवाइड बाई 3 पाई के टर्म में भी दे सकता है, कई बार आंसर आपको एग्जैक्ट वैल्यू के एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है, 3 डिवाइड बाई पाई, तो आंसर आएगा 1.697। कितना आया सर, 1.697 कितना, और क्या होगा ये m2। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि m2 की जो भी वैल्यू होगी m1 का मान उसके 69% लगभग 70% ज्यादा आएगा सर। कितना ज्यादा आएगा, 70%, क्योंकि देखो 1 के बाद कितना है 6.9 सॉरी 0.697 मतलब 70% ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन क्या है, 70% इज मोर स्ट्रॉन्ग। और हम कह सकते हैं यहाँ पे सर कि स्क्वायर सेक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन, इज 70% मोर स्ट्रॉन्ग देन सर्कुलर सेक्शन इफ both having if dia of circular section is equals to side of square section, ठीक है। तो यहां तक ये आपको बात समझ में आ रही होगी सर। यहां देखो सिंपल सा मतलब यही है कि Z1 जिसका ज्यादा होगा, इसको आप देखोगे ना तो Z1 का मान ज्यादा है AQ डिवाइड बाई 6, और इस देखो पाई से इसको समथिंग 10 के समथिंग आएगी वैल्यू, तो AQ डिवाइड बाई 10, ये वैल्यू छोटी ये वैल्यू ज्यादा, तो जिसका Z1 ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका Z ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा सर, मोर स्ट्रॉन्ग। अगर सेम मटेरियल है तो, अगर मटेरियल भी चेंज हो रहा है फिर दोनों का इन मल्टीप्लीकेशन देखना पड़ेगा, सिग्मा परमेशन इनटू Z, ठीक है। तो जितना ज्यादा Z होगा उतना ज्यादा बेंडिंग में क्या होगा, मटेरियल मोर स्ट्रॉन्ग इन बेंडिंग। और जो आपको क्वेश्चन दिया था सर, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था वो उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी कि m1 m2 से, कहने का मतलब इस सेक्शन से ये सेक्शन 70% मोर स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपके सामने है, ठीक है, प्रूफ है। 16 डिवाइड बाई 3 पाई ज्यादा, 3 पाई टाइम्स मोर बेंडिंग स्ट्रेंथ आएगी, और सेक्शन मॉडुलस इसका ज्यादा होगा, और कह सकते हो कितना ज्यादा होगा, 70% ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेक्शन मॉडुलस निकालो दोनों सेक्शन का सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन मॉडुलस जैसे ही आ जाएगा आप कंपेयर कर दो Z1 बाई Z2, देख लो जिसका जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस उतना ज्यादा बेंडिंग में क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग होगा हमारा सेक्शन, ठीक है। तो मोर इज द सेक्शन मॉडुलस, मोर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, ठीक है। नोट कर लो, अब इसको पॉज कर लो और नोट कर लो सर, ठीक है। और देखो अगर आपको लेक्चर समझ में आता है अच्छा, ठीक है, अच्छा सा समझ में आता है, सारी बातें एक्सप्लेनेशन जितना किया जा रहा है वो अच्छे से अगर आपको समझ में आता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो शर्म नहीं करना है, कमेंट भी कर सकते हो, और उसको लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, क्योंकि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है बेटा, ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो पॉज करो इसको और इसको नोट करो, ठीक है। तो आपने इसको पॉज कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि पॉज करके नोट करना है, ठीक है, जिससे क्या है कि हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल सके, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ढेर सारे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है सर, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ना ये वैल्यू बेटा याद होनी चाहिए। जैसे पहले आपने देखा कि स्क्वायर सेक्शन को अगर उसको इस तरीके से रखा जाएगा, उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो बताओ कि उसकी स्ट्रेंथ कब किसकी ज्यादा होगी। सिंपल स्क्वायर सेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल उसकी बेस रखा गया तब ज्यादा होगी कि डायगोनल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सिंपल स्क्वायर सेक्शन जब उसका बेस हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल से वो √2 टाइम्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर सर्कुलर सेक्शन है और स्क्वायर सेक्शन है, दोनों की अगर साइड उसका डाया इसकी साइड के बराबर है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 70% उससे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन आएगा, टिक करके आगे बढ़ जाओ। ये सब आपके नोटबुक में जाना चाहिए, कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स के अंदर जाना चाहिए ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि आप नहीं इसको नोट कर रहे हो, लेकिन बाकी जो है तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं सर, इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं नोट कर रहे हो, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है वो इसको शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं और उनको याद है ये सब चीजें। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करेंगे, 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, उनको 10 सेकंड लगेगा, तो आप 3 मिनट 4 मिनट उससे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। टाइम इज द मेन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम बात करते हैं। कंपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्क्वायर सेक्शन। एक स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा आता है क्योंकि इसमें घुमा फिरा के बना सकता है ज्यादा क्वेश्चन। स्क्वायर सेक्शन एंड, नहीं तो तरीका यही है सबका सॉल्व करने का, एंड सर्कुलर सेक्शन। अब कहोगे सर ऐसा ही पहले भी था, लेकिन क्या डिफरेंस है? बोथ हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोथ हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों का अब की बार बेटा साइड बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उसका डाया साइड बराबर थे पहले केस में, तो इधर स्क्वायर सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा a स्क्वायर, और वहीं पर सर्कुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4 इंटू a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो π/4 का मान 1 नहीं होगा सर, इसलिए दोनों का स्क्वायर, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर नहीं था पहले केस में। अब की बार क्या कह दिया है कि आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कब? जब दोनों का स्क्वायर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सर, सेम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पे देखो, आप पहले 2 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, 2 मिनट पॉज करो पहले वीडियो को और उसके बाद इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि सर्कुलर सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है अगर दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सर, बराबर है, ठीक है। अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है तो आपको ये बताना है विच सेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो सर। ठीक है, तो आई होप यू हैव पॉज्ड इट एंड सॉल्व इट। आपने इसको पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। देखो, अब ये आपकी ईमानदारी आपके हाथ है सर। जितने ज्यादा आप ईमानदार रहोगे, ठीक है, लेक्चर देखने में, सुनने में, जो आपसे बोला जा रहा है, जितने ज्यादा आप ईमानदार रहोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप बात कर सकते हो रजत बघेल जी से, बात कर सकते हो अजय से, बात कर सकते हो दीपक से, ठीक है। इन लोगों का अब सिलेक्शन हुआ है, तो अब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की मेहनत है सर, कॉन्टिन्यूसली एकदम सीरियस, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली हर लेक्चर उन्होंने ध्यान से सुना, रजिश उन्होंने नोटबुक ध्यान अच्छे से बनाई सर, उसको रिवीजन किया, प्रॉपर चीजें प्रैक्टिस की, सिलेक्शन हुआ। और अब मैक्सिमम और भी बच्चे हैं, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से। अब ऐसी बात नहीं कि उनका नहीं होगा, होगा सर, लेकिन अब वो अपनी कमियों को सुधारेंगे नेक्स्ट चांस में। इसलिए क्या है कि आपको जो बताया जाता है, तो कई एग्जाम्स का हमारा एक्सपीरियंस, डिफरेंट बच्चों का फीडबैक, उसके बेस पे आपको बताया जाता है, ठीक है। कि अगर आप देखो पहली बार से ही सिंसियर हैं, अच्छे से सुनते हैं,
जो आपसे बोला जाता है वो करते हैं। अब जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको पॉज करो, सॉल्व करो, कई होंगे भाई आप भाई साहब वो क्या वो पॉज करेंगे नहीं, वो चल रहा होगा उनका वीडियो ना, वो पेन नहीं चलाएंगे, क्योंकि क्लास होती तो क्लास में तो मैं घूमता देखता आप लोगों को, ठीक है। तो आप कुछ होते हैं लातों के भूत, कहने का मतलब लाठी वाले होते हैं सर, उनको लाठी अगर दिखाओगे तभी वो काम करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आप बच्चे नहीं हो, आपको समझाने की ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं, एक बार आपसे बोल दिया है। और ये क्यों बोला है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा सर, आप इसको अगर एक बार सॉल्व करेंगे सही आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर गलत आता है तो आपको ये पता चलेगा कहाँ कमी हुई, दोबारा इसमें कमी नहीं होगी सर। और यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। जब एक बार गलत हो गया है फिर अभी आप सॉल्व सही देखोगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कमी क्या है इसकी, मैंने कमी क्या की। मैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो क्यों नहीं मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपके स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस सब बूस्ट होगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन बोथ हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक स्क्वायर सेक्शन है सर और एक क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। एक स्क्वायर सेक्शन है और एक सर्कुलर सेक्शन है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है सर, ठीक है। ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन क्या है 2, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए सर डायमेंशन वगैरह कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो एक, क्योंकि देखो जब आप कंपेयर की बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते, इसका डाया डी मान लो, इसकी साइड ए मान लो, फिर क्या करोगे इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया अलग निकालोगे, फिर उनको बराबर करोगे तो डी और ए में आप रिलेशन निकालोगे। इसे कम से कम आप वेरिएबल लेके चलो पहले ही। तो ए का आप कुछ भी मान लो इसका एरिया ए है सर, मैं तो एरिया के टर्म में बात करता हूं। तो इसका एरिया अगर ए है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, ए रूट 2 हो जाएगी सर, सॉरी रूट ऑफ ए हो जाएगी, कैपिटल ए। तो इसकी साइड ए हो जाएगी, इसका भी एरिया इसका भी ए है सर। तो इसका डाया कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेक्शन मॉडुलस डाया के टर्म में याद है, तो इसका डाया देखो कितना हो जाएगा, अगर एरिया कैपिटल ए हमने एज्यूम कर लिया तो डाया कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा सर 4 डिवाइड बाई पाई ए और इसका आ जाएगा रूट। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए डिवाइड बाई पाई, ये हो जाएगा सर। 4 बाहर आ जाएगा 2 के टर्म में। तो इसका जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि इसका क्रॉस एरिया ए है, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है सर, ठीक है, एज्यूम कर लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सर्कुलर स्क्वायर सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए। तो अगर इसका कैपिटल ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कैपिटल ए। अब हमें सेक्शन मॉडुलस क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में नहीं पता रहता है, साइड के टर्म में पता रहता है सर। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी सर, इसकी साइड क्या हो जाएगी, हम जानते हैं ए स्क्वायर बराबर कैपिटल ए, तो ए इक्वल टू रूट ऑफ ए, ठीक है। इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की सर्कुलर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की साइड ये हो जाएगी, और इसकी अगर डाया, क्योंकि हम जानते हैं इसका सेक्शन मॉडुलस डाया के टर्म में पता है पाई डी की पावर पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32, इसका क्या होता है ए क्यू डिवाइड बाई 6। तो अब ए यहां से निकाल लिया सर ए के टर्म में, ये एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे जिससे सब कुछ क्या हो जाए आसानी से कंपैरिजन हो सके कौन स्ट्रांग है सर। ये इसका क्या आ गया सर ए रूट ए डिवाइडेड ए इक्वल डी इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ ए डिवाइड बाई पाई। आगे चलते हैं सर, हमें इनका सेक्शन मॉडुलस जानते हैं। अब देखो कंपेयर कह रहा है, मटेरियल दोनों का सेम है सर, ठीक है, मटेरियल सेम है तो एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मान लो पहले वाले सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m1, तो m1 का मान कितना हो जाएगा सर सिग्मा परमिसिबल इनटू उसका सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ए क्यू डिवाइड बाई 6 सर, ठीक है। दूसरे का देखो, दूसरे का अब सीधे सीधे मैं रेशियो ले लेता हूं m2 का मान कितना हो जाएगा सिग्मा परमिसिबल, क्योंकि एमओआर हम जानते हैं एमओआर इक्वल टू क्या होता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस स्क्वायर सेक्शन की अगर साइड ए है तो कितना हो जाएगा a क्यू डिवाइड बाई 6, और उस a का मान कैपिटल ए के टर्म में हम निकाल चुके हैं रूट ऑफ e, ठीक है। आगे देखो इसका कितना होता है सर्कुलर सेक्शन का, अगर डाया के टर्म में लिखोगे पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32 सेक्शन मॉडुलस, पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा मटेरियल सेम है तो सिग्मा परमिसिबल क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। तो सिग्मा परमिसिबल क्या हुए कैंसिल आउट हुए। आगे देखो, ठीक है, m1 डिवाइड बाई m2, यार m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a की वैल्यू रखो रूट ऑफ a, रूट ऑफ a का अगर क्यूब करोगे तो यहां आएगा सर a रूट a, ठीक है, a रूट a डिवाइड बाई 6। यहां क्या आएगा सर पाई
इंटू डी क्यू, इसका क्यू करोगे तो 2 का 8 हो जाएगा और इसका यही हो जाएगा ए रूट ए, तो 8 इंटू ए रूट ए, ठीक है, 8 इंटू ए रूट ए, तो डॉट लगा देता हूं इसके, ठीक है, पाई दिस मल्टीप्लाइड दिस एंड मल्टीप्लाइड दैट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, पाई का भी क्यू करोगे ना तो पाई रूट पाई, ठीक है, डिवाइड बाई 32। अब 32 नीचे, इसको हम ऊपर पहुंचा देते हैं सर, या अभी आप यहां लिख लो डिवाइड बाई 32, ये है 32, ठीक है, इसके नीचे है ए रूट ए डिवाइड बाई पाई रूट पाई और 32, और ये 8 कहां से आया सर, इस 2 की जगह, मतलब इस डी की जगह पाई बाई 32, तो ये हो गया पाई बाई 32, इस डी क्यू की जगह 8 इंटू ए रूट ए डिवाइड बाई पाई रूट पाई सर। आगे देखो, क्योंकि कंपेयर बेंडिंग स्ट्रेंथ करना है, बस आप M1 और M2 का रिलेशन निकालो, जो ज्यादा निकल के आएगा सर उतना वही क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और दूसरा तरीका क्या होता है, बस Z1 Z2 निकाल लो, जिसका Z1 ज्यादा है उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी बेंडिंग स्ट्रेंथ, अगर मेटेरियल सेम है तो, ठीक है। तो देखो इधर सर ए रूट ए ये कैंसिल हो जाएगा, इसको और क्या है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, ये 48, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। इसको अब मैं कैंसिल अगर करता हूं तो ये कितना जाएगा सर 4, और ये कितना जाएगा 2, या 16 से सीधे सीधे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3, तो 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो M1 डिवाइड बाई M2 इक्वल्स टू, वैल्यू आ गई। तो देखो ऑप्शन में ये भी हो सकता है सर कि M1 और M2 का मान ये होगा, और आप यहाँ देख पा रहे होगे, आप मल्टी उससे देख लो सर, ठीक है, आप क्या है कैलकुलेटर से देख लो कौन ज्यादा है, 2 रूट पाई, तो इसकी वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3.14 का अगर मैं रूट लूंगा तो वही 1.5 से के समथिंग निकल के आएगा, देखते हैं सर, ठीक है। तो इसका रूट पाई की वैल्यू जो है 2 रूट पाई, ठीक है, 2 रूट पाई डिवाइड बाई 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ पाई, ठीक है, रूट पाई इसकी वैल्यू निकल के आती है 3.54, और नीचे क्या है केवल 3, तो इसका मतलब 2 रूट पाई का मान ज्यादा होता है 3 से सर, डिवाइड बाई 3 कर दो तो आंसर निकल के आता है 1.18, कितना निकल के आता है सर यहां से 1.18। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि M1 इक्वल्स टू 1.18 ऑफ M2, मतलब M2 का जो भी वैल्यू होगी उसमें अगर 1.18 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हम M1 पे पहुंचेंगे। मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है सर, स्क्वायर सेक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन, ये है सर स्ट्रॉन्ग। और कितना परसेंट स्ट्रॉन्ग है सर, 20%, अप्रॉक्स 18%। कितना है आप 18% स्ट्रॉन्ग, आप ऑप्शन में 20% भी दे सकता है, 18% मोर स्ट्रॉन्ग है, 18% मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सेक्शन स्क्वायर सेक्शन इस सर्कुलर सेक्शन के रिस्पेक्ट में 18% मोर स्ट्रॉन्ग है सर, 18% मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो M1 बाई M2 का रेशियो पूछ लेगा 1.18 आएगा सर, ठीक है। ऐसे पूछ ले तो 2 रूट पाई डिवाइड बाई 3, ये सब शॉर्ट नोट्स में जाने चाहिए। ऐसे पूछ ले कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग, अगर स्क्वायर और सर्कुलर सेक्शन है दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है तो जो ये होगा कि कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो स्क्वायर सेक्शन सर्कुलर सेक्शन से 18% मोर स्ट्रॉन्ग होगा। वो कहां से पता चला, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। आप क्या करो बेटा, इसको पॉज करो और अच्छे से इसको नोट करो, पढ़ो, नोट करो। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पुट करो, क्योंकि अब देखो इतने आपने लेक्चर देखे कोई आपको डाउट नहीं आ रहा है, तो अब मुझे तो भाई प्रसन्नता ही होगी क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, इसीलिए तो आपको डाउट नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर डाउट आता तो आप कमेंट कर दे, कमेंट करो, ठीक है। तो या तो आपको डाउट आते हैं या तो आप लोग बहुत समझदार हैं या मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चीजें हो, आप भी समझदार हो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, या ऐसा हो सकता है कि आपको पूछने में डर लगता हो तो डरोगे तो फिर क्या होगा बेटा, दिक्कत होगी आगे। डरना नहीं है या वो शर्म नहीं करनी है, जो भी कुछ है अगर कोई प्रॉब्लम है आप सीधे सीधे उसका पूछो, क्योंकि अभी से जो आपके डाउट धीरे धीरे कवर होते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो एक्युमुलेट हो गए फिर दिक्कत होती है सर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका वीक रह जाएगा, सब्जेक्ट वीक रह जाएगा तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो छोटा सा भी डाउट आता है आप तुरंत उसको क्लैरिफाई करिए कमेंट पुट करके, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर्स कॉर्नर ऑफिशियल के नाम से,
ठीक है, तो ढेर सारे आपके पास माध्यम है सर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं सर। ठीक है, तो आपने इसको पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा, तो आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सर। आपको अलग अलग डायमेंशन दे, वो दे दे, एक ही सेक्शन है, पोजीशन अलग अलग कर दे, बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसको अब आपको कोई सा भी सेक्शन दे सकता है, आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, बेंडिंग स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। जिसका जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस वो उतना ज्यादा क्या होगा सर, स्ट्रांग होगा। कुछ और स्पेशल तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको आंसर याद होना चाहिए सर। आंसर क्या है, ठीक है, प्रूव आपसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ लेता है कि बताओ एक सर्कुलर सेक्शन है, उसी को मुझे बेंडिंग में अब स्ट्रांग बनाना है। बेंडिंग में अगर स्ट्रांग बनाना है तो उसके साथ क्या किया जाए सर, ठीक है, उसके साथ क्या किया जाए। देखो कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे अब नोट में आपका जाएगा, ये नोट नंबर 1, ये सर्कुलर सेक्शन है। अब इसको बेंडिंग में स्ट्रांग करने के लिए जैसे इसको कहीं से कट करना है, हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो इस सर्कुलर सेक्शन को बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए आपको कितना डाया इसका या क्या रखना पड़ेगा सर, या क्या क्या इसमें से कहीं से कट करना पड़ेगा, कितना वो कट करना पड़ेगा, किस शेप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि ये बेंडिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आए सर। तो एक सर्कुलर सेक्शन है, उसी को काट के आपको इसको इसी मैट, ये आपके पास सेक्शन दिया गया, मान लो लकड़ी का एक सर्कुलर लॉग है इस मार्कर की तरह, इस मार्कर की तरह एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सर। अब इस क्रॉस सेक्शन को आपको बेंड, जैसे इसका हो सकता है टॉप थोड़ा सा कट कर दो, बॉटम कट कर दो, तो अभी इसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो कट करने के बाद हो सकता है बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या कर जाए, बढ़ जाए, क्योंकि सर वो बेंडिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मटेरियल तो वही है। बेंडिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, सेक्शन मॉडुलस पे, और सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा हो जाएगा कट वगैरह करने पर सर, क्योंकि एरिया चेंज होगा, बाई चेंज होगा, तो कट वगैरह करने पर जितना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, कहने का मतलब जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस बदलेगा उसी हिसाब से क्या बदलेगी सर, बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो अगर कभी कहे कि एक सर्कुलर सेक्शन है, इसको बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो ध्यान रखना जो भी इसका डाया है उसका ऊपर से 0.011 डाया कट कर दो सर। क्या कर दो, यहां से ये डाया, ये वैल्यू कट कर दो। ऐसे ही सिमिलरली नीचे से भी इतना ही कट कर दो सर। नीचे से भी कितना कट कर दोगे, 0.011। तो अगर इसको 0.011 डाया, मतलब इसका जो डाया है उसका समझ लो 11% ऊपर से कट कर दो, 11% नीचे से कट कर दो। ये जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 0.11D, जो भी इसका डाया रहेगा। टोटल अगर डाया इसका सर्कुलर सेक्शन का D था, तो ऊपर से 11% कट कर दो, नीचे से 11% कट कर दो सर। ये भी वैल्यू, ये जो शेड पोर्शन है इसका मतलब कट करके बाहर निकालना है। तो अगर कट कर देते हो तो अब जो ये रिमेनिंग सेक्शन बच जाता है, ये सर्कुलर सेक्शन जो सर्कल था उसकी इतनी बेंडिंग स्ट्रेंथ नहीं थी जितना आप ये मॉडिफाई करने के जो सेक्शन आपने बनाया उसकी क्या होगी सर, बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी। तो अब ये जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग।
मतलब वो सर्कुलर में से कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करते रहो, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मिलेगा बेंडिंग में इस सर्कुलर सेक्शन में से वो यही मिलेगा सर, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। इस सर्कुलर शेप से भी ज्यादा इसकी क्या होगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग, इन बेंडिंग, इन बेंडिंग। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये देखो होता क्या है बेटा, बाई एज्यूम करके एक्स एज्यूम करके, मान लो मैं एक्स कट करता हूं, फिर उसको सेक्शन निकालो सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, पहले न्यूट्रल एक्सिस निकालो, ठीक है, तो सिमेट्रिकल रहेगा तो न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी, और उसके बाद क्या है, चीजें अननोन लेके फिर उसको प्रूव करते हैं, तो ये निकल के आता है कि 11% ऊपर नीचे से कट कर दो तो ये क्या निकल के आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन निकल के आएगा। तो ध्यान रखना कितना कितना कट करना है, 0.11 0.11 डी। नेक्स्ट देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में मान लो आपका कौन सा सेक्शन है, वो डायमंड सेक्शन सर। डायमंड क्या है, स्क्वायर है, लेकिन उसको डायगोनल को क्या बना दिया है सर, स्क्वायर के डायगोनल को क्या बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल बनाया गया है। तो अब इसमें आपसे ये पूछेगा कि ये सेक्शन बेंडिंग में इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाएगा, बेंडिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सर, कितना कट किया है, सीधे सीधे पूछता है बताओ कितना कट किया जाए इसको, ठीक है, टॉप और बॉटम से कितना कट किया जाएगा बेंडिंग में सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्योंकि हमें पता है टॉप और बॉटम से कट करेंगे बाई मैक्स का मान कम होगा, और बाई मैक्स का मान कम होगा तो इससे क्या होगा, जेड हमारा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ एरिया उतना ज्यादा है नहीं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में इतना ज्यादा इफेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, जितना ज्यादा कि बाई मैक्स कम हो जाती है उतनी ज्यादा रेट से, ठीक है, इस वजह से इसको टॉप और बॉटम से कट किया जा रहा है सर। तो इधर देखो, तो यहाँ आपसे पूछेगा कि इस सर्कल जो भी, अब इसकी साइड मान लो कितनी है, ए है, तो इसमें से कितना कट किया जाए जिससे कि ये बेंडिंग में ये वाला सेक्शन क्या हो जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए सर, मतलब अभी इसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा निकल के आए सर बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसको मॉडिफाई करने में, और मतलब ऐसा कोई भी और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ इस केस से ज्यादा हो सर्कुलर सेक्शन में, सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ इस केस की निकल के आएगी। ये जो आपको देख पा रहे होगे, इतना ऊपर से कट कर दो, इतना नीचे से कट कर दो, ये जो सर्कुलर सेक्शन बनेगा, ठीक है, ट्रंकेटेड आप कह सकते हो कि डिफॉर्म्ड एक तरह से सर्कुलर सेक्शन बनेगा, मॉडिफाइड सर्कुलर सेक्शन, तो उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बेंडिंग स्ट्रेंथ निकल के आएगी। ऐसे ही इसमें अगर आपसे पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, तो इसमें आप याद रखना सर, ऊपर से ये ऊपर से a/9√2, मतलब a/9 ऐसे, a/9 साइड का एक ट्रायंगल कट कर दो, a/9 साइड का ट्रायंगल, तो ये हाइट पूछेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी सर, हाइट हो जाती है a/9√2, a/9√2 हाइट हो जाएगी a/9√2। ऐसे यहाँ जो हाइट, ऐसे इधर भी a/9√2 हाइट का क्या कर दो, ट्रायंगुलर कट कर दो सर। अब वो कैसे पता चलेगा, ये जो साइड कितनी है a/9, ये कितनी है a/9, a/9, ठीक है, तो a/9√2 का अगर हम यहाँ पे सेक्शन कट कर देते हैं ऊपर से और नीचे से, तो ये जो सेक्शन बच जाता है वो इस डायमंड सेक्शन के सभी जितने भी आप इसमें मॉडिफिकेशन करके कट करके बना सकते थे उन सब से क्या निकल के आएगा सर, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। कैसे निकल के आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग। तो ध्यान रखना बेटा इसको, ये कई बार डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट में पूछेगा, तो इनके प्रूफ जरूरी नहीं है, ये आपको वैल्यू जरूरी है, दोनों को बना लो नोट पॉइंट में, ठीक है, याद रखना है। जल्दी पॉज करो और जल्दी से इसको बना लो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसको पॉज किया होगा सर, और आपने क्या किया होगा, इसको नोट किया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब समझ लो कंसेप्ट है एक तरह की, ये आपको डायरेक्ट इनके आंसर भी याद रखने, क्वेश्चन के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब कंसेप्ट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन कई डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं सर, और आपको डायरेक्ट टिक करना है इनको, ठीक है, और ये जब आप इतना कर लेते हो तो आपके सारे कंसेप्ट इस तरह के क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, आप कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अ रेक्टेंगुलर बीम,
अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बीम हैविंग डायमेंशन B cross D is to be cut out from a circular log, ठीक है, सर्कुलर लॉग ऑफ वुड having diameter D if beam is strongest in bending, then B and D will be। तो B और D का मान, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके B और D का मान क्या होगा। ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए जाते हैं सर। ए ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा D/√3 इंटू, अब ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको ये कराया जा रहा है सर। ES में आया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट AE के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, SSC JEE में आया हुआ है सर, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको मैं क्वेश्चन की फॉर्म से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको इसका आंसर भी याद रहे। पहले आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए और उसके बाद सर इसका आंसर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। D/√3 एंड √2D/3, तो इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई, ठीक है। और D/√2 इंटू एंड √2D/D क्या है, यहाँ पे डायामीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ये अब पहले सुनो, इसको हिंदी में सुनो। सबसे पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है जिसकी विड्थ B है और डायामीटर D है, ठीक है। सॉरी, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है जिसकी डायमेंशन B और D है, विड्थ B है, डायमीटर और डेप्थ क्या है, स्मॉल d। इज, ये कहां से बनाना है, इज टू बी कट आउट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग, एक लकड़ी का सर्कुलर लॉग है। ये मान लो ये लकड़ी का एक सिलेंडरिकल लकड़ी है, उसमें से हमें ये काट के बीम बनाना है। इसको इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, मतलब हमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इस सर्कुलर का बनाना है। और उसका जो सर्कुलर सेक्शन है, जो लकड़ी का, जो हमारे पास एक लॉग अवेलेबल है, लकड़ी का ये सिलेंडर अवेलेबल है, उसका डायमीटर कितना है सर, इस D के बराबर है। इसमें से मुझे एक रेक्टेंगुलर B क्रॉस D का एक सेक्शन कट करना है, और वो ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो कि इसमें से कट होने वाले सभी सेक्शन जिसका B और D मान वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। किसमें बेटा, बेंडिंग में। बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट हो और लकड़ी के सर्कुलर लॉग D से कट किया गया हो, तो उसकी B और D का मान उस कैपिटल D के रिस्पेक्ट में, उस सर्कुलर लॉग के डाया के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो आपके सामने लिखा है। दिस ऑप्शन होगा या ये, दिस वन, दैट, दिस वन और दैट वन, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, हिंदी में लिख लो, देखो, ठीक है, पॉज करो और लिखो। अब हिंदी में लिखो इसको, ठीक है, हिंदी में लिखिए सर, और इंग्लिश में जो है पॉज करके नोट करके लिख सकते। पहले इसको लिख लो, ठीक है, पहले पॉज करो, लिख लो इसको, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। और उसके बाद अब हिंदी में लिखो, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम जिसकी विड्थ B और डेप्थ D है, स्मॉल d है, इसको एक लकड़ी के सर्कुलर लॉग से कट किया जाता है जिसका डायामीटर कैपिटल D है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है जिसकी विड्थ स्मॉल b, डेप्थ कैपिटल D है, इसको एक लकड़ी के सर्कुलर लॉग का मतलब प्लैंक, ये इस तरीके सिलेंडर, लकड़ी के सर्कुलर लॉग से कट किया जाता है जिसका डायामीटर या व्यास कैपिटल D है। यदि यह बीम बेंडिंग में सबसे मजबूत हो या स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो B और D का मान ज्ञात करो, ठीक है। और ये आप फिर ऑप्शन लिख लो, ठीक है, तो पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, तो आपने इसको पॉज किया होगा सर और लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा आंसर।
अरे मैंने तो ऑप्शन ही मिटा दिए, पर आपके पास लेके हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब निकाल पूरा सॉल्व भी कर लेंगे तो उसी में आ ही जाएगा कि क्या ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, मुझे आइडिया है थोड़ा सा कौन सा ऑप्शन मैंने कहाँ लिखा था, उस हिसाब से बता देंगे आंसर। ठीक है, देख लेना। तो ये देखो सर्कुलर लॉग है, तो मैंने आप उसका क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सर। इसका डाया कितना है, कैपिटल डी के बराबर डाया क्या है, ये रहा। इससे कट करना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये इसका डाया है कैपिटल डी। इसमें से हमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या करना है सर, कट करना है। क्या कट करना है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कट करना है, और इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की विड्थ तो उसने कह दिया है क्या है बी, और डेप्थ क्या बोल दिया है, क्या है डी। इसको कट करना है, और कंडीशन क्या है कि इट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, और बेंडिंग में ये क्या होना चाहिए सर, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। बी और डी, जो स्मॉल बी और डी है वो वेरी कर सकती हैं, बस इस तरह का कट करना है कि बेंडिंग में क्या हो सर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, रेक्टेंगुलर हो और बेंडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो जाहिर सी बात है कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, कहने का बाद जेड मैक्सिमम होना चाहिए। जेड मैक्सिमम के लिए सर ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन होने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन तो सर्कुलर में अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर का जो क्या कहते हैं डायगोनल, तो डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसके डाया के बराबर हो सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दूरी पे कितने हो सकते हैं सर्कल में सर, उसके डायमीटर के बराबर। उससे और छोटे कट करेंगे तो उसकी जेड एरिया कम रहेगा, जेड ही कम आएगा, जेड कम आएगा तो वो तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलने की कंडीशन कब होगी, जब आपके पास एरिया ज्यादा हो, कहने का मतलब उसका जेड ज्यादा हो सर। ठीक है, तो जेड ज्यादा हो तो हमें सबसे ज्यादा जो बड़ा सेक्शन मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि उसका डायगोनल कैपिटल डी के बराबर हो जाए रेक्टेंगल का। अब हम बात करते हैं बी और स्मॉल डी, यहाँ पे आपके वेरिएबल है, कैपिटल डी एक फिक्स वैल्यू है। कैपिटल डी क्या है, फिक्स वैल्यू, जिसके टर्म में आपको आंसर बताना है सर। और हमें बी और डी का ऐसा मान रखना है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन निकल के आए, स्ट्रॉन्गेस्ट। जब भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग बोलूंगा सर, आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगी सर, बेंडिंग बेंडिंग बेंडिंग। और बेंडिंग का मतलब होता है सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, सेक्शन क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेंडिंग में सर स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेंडिंग में स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए सर, मैक्सिमम। अब सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम है तो कंडीशन लगा दो सर। हम देखो बी विड्थ बी है, डाया डी है, तो हम रेक्टेंगुलर का सेक्शन मॉडुलस जानते हैं क्या होता है सर, बी डी क्यू डिवाइड बाई 12 तो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 क्या होता है सर, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये हो जाए मैक्सिमम। अब बी और डी दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पे, कहने का ऐसे समझ लो, ये क्या लिखा हुआ समझ लो, जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6, एक्स एंड वाई बोथ विल बी वेरिएबल एंड, ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ विल बी वेरिएबल, फाइंड जेड और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन जेड विल बी मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट लगेगा बेटा, क्योंकि हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसको वैल्यू को डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे सर, उसको डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर करो, मैक्सिमम की कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उस पर। लेकिन अब बात ये आती है सर, यहाँ पे 2 हैं बी और डी, दोनों के दोनों वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले इसको कुछ फिक्स क्वांटिटी एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो एक तो इजी हो जाता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट होंगे, देखो आप देख पा रहे हो सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये एंगल होगा 90, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन लगाओगे तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल कर्ड हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लगा सकते हो, कैपिटल डी स्क्वायर। कहने का मतलब बी को या डी को, अगर जैसे डी स्क्वायर को मैं यहाँ रिप्लेस करूं तो डी स्क्वायर बराबर आप क्या रख सकते हो, कहीं भी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि कैपिटल डी तो फिक्स वैल्यू है, बी वेरिएबल है, तो डी स्क्वायर की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं सर, z इक्वल टू बी, डी स्क्वायर की जगह पुट कर लो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब हमें b की ऐसी वैल्यू चाहिए जहां z मैक्सिमम हो। सेक्शन, जैसे कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, सेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग। अब बेंडिंग में सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा सर, जब हम जानते हैं कि z विल बी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब z मैक्सिमम कंडीशन लगा दो सर, z फॉर z मैक्सिमम के लिए, फॉर
जेड मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है सर, डी जेड डिवाइड बाई डी बी, बी वेरिएबल है, बराबर क्या हो जाए 0। करो इसको डी जेड डिवाइड बाई डी जेड बाई बी, तो देखो डी जेड बाई बी अगर करूंगा यहां से डी जेड बाई डी बी निकालूंगा तो ये बी एक एक्स की तरह काम करो, तो देखो इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ही हो जाएगा सर, इसका डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी का मल्टीप्लाई डी में, डी स्क्वायर कांस्टेंट है। और यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यू, और बी क्यू का क्या हो जाएगा सर 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 6, और इसको फॉर मैक्सिमम के लिए 0 के बराबर कर दो, 6 0 में पहुंच जाएगा। और यहां से क्या बना सर, यहां से बना डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम कह सकते हैं कि 3b स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई √3। मतलब विड्थ की वैल्यू अगर इतनी होगी तो ये सेक्शन रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है वो बेंडिंग में क्या होगा सर, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा। और कितने भी आप इसमें से 1000 सेक्शन कट कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट वही सेक्शन होगा जिसकी विड्थ का मान इतना होगा डायमीटर में, डी बाई कैपिटल डी डिवाइड बाई √3। आगे देखो, अब हम जानते हैं आप डी का मान और निकालो, और डी का मान निकालो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी बी की सर, तो यहाँ डी स्क्वायर बराबर क्या है कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 2 कैपिटल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, डी इसका रूट लोगे तो रूट इस पे आ जाएगा पूरे पे, तो क्या हो जाएगा डी बराबर √2/3 इंटू डी, कैपिटल डी बाहर ले लो, ठीक है। कितना हो जाएगा सर डी डिवाइड बाई √3, और क्या हो जाएगा √2/3 इंटू डी, ठीक है। कितना हो जाएगा √2/3 इंटू डी, और ये किसमें था बी ऑप्शन में सर। कहने का मतलब कभी भी आपसे ऐसे कहे कि सर्कुलर सेक्शन है जिसमें जिसका डाया डी है उसमें से एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है, तो बेंडिंग में वो सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट और रेक्टेंगुलर सेक्शन उसकी विड्थ और डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया है सर, हमने जो विड्थ बी और डी दिया था तो बी और डी मान लिया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब थोड़ा सा आइडिया लगाया कि देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, सब जब जेड ज्यादा होगा, जेड ज्यादा कब होगा जब एरिया ज्यादा हो, तब तो ये मिलने की संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा सेक्शन कौन सा हो सकता है जिसका डायगोनल कैपिटल डी के बराबर हो, ठीक है। तो डायगोनल से कट किया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ये, और हमने भाई डायगोनल अगर डी के बराबर है तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कैपिटल डी के बराबर होंगे, और बी और डी अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ और डेप्थ है तो सेक्शन मॉडुलस क्या होगा बी डी स्क्वायर बाई 6। हमें बी और डी का वो मान चाहिए जब ये मैक्सिमम हो, तो यह मिनिमम मैथमेटिक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा दो, इसको एक के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो और 0 कर दो। अब इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक वेरिएबल में कहां से कन्वर्ट कर लिया, ये कंडीशन लगा ली डी स्क्वायर बराबर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल जो ये बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ये इतना जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल वो लगा दिया। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखा। सेक्शन बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा जब जेड मैक्सिमम होगा, जेड मैक्सिमम वाली कंडीशन कब मिलेगी, जेड कब मैक्सिमम होगा सर बी और डी की, बी की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा जब उसको डिफरेंशिएट कर दो बी के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर कर दो। तो मैंने क्या किया डी जेड डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर बी, बी देखो इसे मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएशन उसका 1 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 6, इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहां से b का मान निकल के आएगा d डिवाइड बाई √3 और d का मान निकल के आएगा √2/3 इंटू कैपिटल d। तो ये अगर हमारे पास अब डायरेक्ट इसको रटी होने चाहिए सर, ये b और d मतलब स्मॉल डायमेंशन और लार्ज डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही क्या होगी d/√3, और ठीक है और क्या होगा d √2 डिवाइड बाई 3, शायद ए ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन को आप टिक कर लोगे। तो ये आपको बेटा एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका चैप्टर फिनिश हुआ, जब भी थोड़ी बहुत वो जो भी जरूरत होगी वो मैं अभी आगे आपको कंबाइंड स्ट्रेस में मैं कवर करा दूंगा, जहां शियर स्ट्रेस भी कवर करेंगे वहां पे, ठीक है। कुछ भी जो भी आगे चीजें बची होंगी वो मैं उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। देख लेंगे, अगर कुछ बचा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहले इसको पॉज करो फिर हम बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।